सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी के फोर्थ सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है, एक बोरिंग सब्जेक्ट चलता है, एक लेंदी सब्जेक्ट चलता है, लेकिन आजकल के इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही पैसे वाला सब्जेक्ट रहने वाला है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड 3D मॉडलिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम बीटी यूपी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि खास करके बीटी यूपी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को। और जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तब भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या पढूं। ठीक है, तो उसी पूरे सिलेबस का हम लेखा जोखा करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हमेशा जैसे मैं बताता हूँ कि अंत तक देखोगे तो जो जो पॉइंट मैं बताऊँगा वो पॉइंट आप समझोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो मैं डेफिनेटली आप सभी से यही कहूँगा कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। पहली बात, मैं आप सभी को जैसा कि हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मैं वार्निंग दे देता हूँ आप सभी को। वार्निंग यही है मेरे प्यारे साथियों कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने का मतलब है कि 2 की स्पीड में देखें चाहे 8 की स्पीड में देखें। जितनी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा उतना आप सुने और उतना समझें। धीरे से सुनेंगे, धीरे से समझेंगे, पता चलेगा, याद रहेगा। बात क्या कहना है मेरे प्यारे साथियों, बात मुझे यही कहना है आप लोगों से इस कैड कैम के एक प्रोस्पेक्टिव से, इसके रिगार्डिंग यही कहना है। तो पहला नंबर तो इसमें अच्छा नंबर आता है। ठीक है, सभी के बहुत अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचरों को इसके बारे में अनुभव है नहीं। कोई बहुत ज़्यादा कैड कैम से मास्टर्स करके आया नहीं होता है। ओवरव्यू थोड़ा बहुत सबको होता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी रहता है। कैड कैम में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन अब अच्छे नंबर आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी लिख के आओगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये भी इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। उसके लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या करना है। क्योंकि जैसे आप लोग अगर देखोगे चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, यह आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चलो कैड कैम के बारे में आप पढ़ रहे हो, है ना, थ्योरी लिख दोगे। इसमें आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे एक्चुअल में क्या यहाँ पे है। तो उसके ही अनुसार मैं आया हूँ वीडियो लेकर के। इसके पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में डालूंगा। अभी सिलेबस एनालिसिस है। मैं जैसा कि बता दूं कि हर एक वीडियो का एक सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक का। उसमें क्या होता है कि हम पूरे सब्जेक्ट के बारे में समझ ले रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं पूरा सब्जेक्ट समझा रहा हूँ कि हाँ इसमें क्या है, नहीं है, वो नहीं चीज़ समझा रहा। सिलेबस एनालिसिस में कि हाँ एग्ज़ाम में कहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं उसके बारे में सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को खुद से पता चलेगा कि हमें कौन सा चैप्टर पहले फोकस करना है, मैं खुद भी बताऊंगा, और कौन सा टॉपिक पहले फोकस करना है, कौन सा टॉपिक फोकस ही नहीं करना है। तो वो सिलेबस एनालिसिस चल रहा है। तो चलिए कैड कैम का भी सिलेबस एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे। उसके पहले एक विकास पासवान करके कोई स्टूडेंट है, वो इतना मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे से कोई दुश्मनी है क्या। नहीं भाई, सबके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। 4-6 सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। मेरा भी इतना कह सकते हैं कि बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह 9 बजे जाना, फिर शाम के 6 बजे लाइब्रेरी से वापस आना, फिर इसी तरीके से मतलब पता ही नहीं चलता। अभी मैं देखा कमेंट 5 बजे ही सुबह उठा तो मैंने कहा लाओ पहले कैड कैम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को शेयर कर देता हूँ। क्योंकि चीज़ें पहले से मैंने एनालिसिस करके सब कुछ रख लिया था कि कहाँ से क्या आपको एक क्वेश्चन बनता है। तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था। आइए, पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन चैप्टर। देखिए, मैं जैसा कि हर एक वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कैड जैसे सब्जेक्ट है, कैम जो सब्जेक्ट है, तो आपको कैड कैम के बारे में और उसके एडवांटेज, ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है एग्जामिनर का। जैसा कि आप सीएनसी मशीन पढ़ रहे हो, कैड कैम पढ़ रहे हो, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में ही नहीं पता तो उसका एडवांस लेवल कैसे पता रहेगा। मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स की उपयोगिता ही नहीं पता
तो फिर कैसे जानोगे लामीज थ्योरम? जान भी जाओगे तो मेन तो एग्जामिनर का बेसिक क्राइटेरिया यही ना कि मैकेनिक्स का यूज कहाँ है, कैड कैम का यूज कहाँ है। तो पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एडवांटेज कैड कैम का। ऑटोमेशन तो अभी इसमें आएगा ही, पीछे रहेगा नहीं, ये तो ऑटोमेशन सीएनसी मशीन में है, बट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है मोटा मोटी कैड कैम क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैड कैम एक्चुअल में क्या है, एडवांटेज क्या है कैड कैम के। ठीक है, और हम कैड कैम को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। क्योंकि भाई एक तो लिखोगे आप कम से कम 1.5 से 2 पन्ने में, तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रोडक्ट साइकिल एंड कैड कैम। ठीक है, तो कैड कैम की प्रोडक्ट साइकिल को समझना पड़ेगा, ये भी आपका 100% आएगा क्वेश्चन, और ये भी आपका यानी जो ये सब मिला करके, ठीक है, ये भी 105% आएगा क्वेश्चन, मतलब आना ही आना है इन दोनों क्वेश्चन को। तो पहला चैप्टर क्लियर हो गया, 10 नंबर यहाँ से आप लोगों के फिक्स हो गए। अब आइए जहाँ से कहानी शुरू होती है, सरफेस सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। ठीक है, कैड कैम जो सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत इनमें पता भी चल जाता है कि जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत रहती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पैरामेट्रिक सरफेस और नॉन पैरामेट्रिक सरफेस, भाई ऐसा कोई सा कह सकते हैं कि पेपर नहीं बना है जिसमें ये नहीं पूछा गया है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो इसको क्यों नहीं पढ़ूँ मैं, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है, दूसरा हमारा है सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझाना। ठीक है, हमारे नोट्स में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन इसको जब मैं बना रहा था तो इन चैप्टर को मैं छोड़ दिया था, जैसे पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक है, सिलेंडर, कोन, ये सब के बारे में तो है मैंने रखा, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी थी। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या था वो अभी इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैं किन किन चैप्टर को फोकस करा था और किन चैप्टर को फोकस करने से मेरा पूरा काम 45 to 50 का हो गया था। तो वीडियो को अंत तक आप देखें, अभी समझ में आएगा मेरी बातों को मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को। सॉलिड प्रिमिटिव जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड टोरस, ठीक है, इन सब के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आप सभी को इस चैप्टर में क्या पूछेगा मैं देख भी लेता हूँ। ठीक है, सॉलिड मॉडल हो गया, सॉलिड, हाँ, इसके बाद पूछता है फिलेट एंड चैम्फर। तो चैट जीपीटी जो है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, उस पर अगर आप डालोगे कि फिलेट एंड चैम्फर कैसे बनाएं हम किसमें, कैड कैम में, तो वो थ्योरेटिकल दे देता है। ठीक है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीख करके आप थोड़ा बहुत थ्योरी लिखने लायक बन जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कोर वर्ड, कुछ इस तरीके के वर्ड लिखोगे, टेक्निकल वर्ड, तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद इन सब के बारे में पूछ सकता है, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर, जूमिंग, ट्रांसलेशन। तो इनसे सबसे ज़्यादा जो चांसेस पूछने के हैं वो फिलहाल तो यही पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल, जो कि सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। सॉलिड, प्रिमिटिव, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ठीक है, क्रिएशन ऑफ फिलेट चैम्फर, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, ये सब। ठीक है, यहाँ से भी आपके 10 नंबर बनने वाले हैं, और ये तो दोनों मुझे लगता है यही दोनों 10 नंबर दे देंगे आप लोगों को। आइए, व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, मैं आप सभी को बताऊं कि इस चैप्टर को मैंने लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने लेफ्ट कर दिया था, लेकिन आपको इस चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है उसको मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस चैप्टर नंबर 3 में लेआउट पढ़ना है आपको। ठीक है, लेआउट के बारे में आपको समझ लेना है। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट व्यूज़ में कैसे देखेंगे इसके बारे में समझना है, और इस चैप्टर से आप बहुत ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं पाओगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सोचोगे कि मेरा नंबर कटेगा, भाई नहीं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का बॉस, मैं हूँ। ठीक है,
अगला आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। पहले नंबर तो जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है, कैम के बारे में अच्छे से पढ़ लो, डायरेक्ट पूछ सकता है कैम क्या है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे मशीनिंग पैरामीटर को समझ लेना है, ठीक है, कि किस तरीके की मशीनिंग होती है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली लेथ मशीन पे मशीनिंग होती है, वैसे आपके कैड कैम के मदद से भी हो रही है सीएनसी मशीन पे, लेकिन टूल वगैरह सारी चीज़ें तो नाम नेमिक्लेचर तो वही है ना, नॉमिक्लेचर तो वही है ना, नेमिंग तो वही है ना। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना, मशीनिंग पैरामीटर एंड टाइप ऑफ मशीनिंग। दूसरा, अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप 99 रुपीज़ बचाने के चक्कर में आप एक इम्पॉर्टेंट नंबर जो आप सभी को मिलने वाले हैं उस चीज़ को आप खो देते हो। मेरा आप लोगों से ये रिकमेंडेशन है कि सारे PYQ पेपर को ले लीजिए और आप इम्पॉर्टेंट नोट्स को ले लीजिए। अपनी तैयारी को ढंग से कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्या होता है कि एक बेहतर मौका मिलता है चीज़ों को समझने का। इस चैप्टर से आपको CNC मशीन के बारे में पूछेगा डायरेक्ट, CNC मशीन से आप क्या समझते हो और CNC मशीन को कोरिलेट करके बताओ। तो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से भी, और यहाँ से भी 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब ये जो 3 चैप्टर है, यहाँ पे, ये आपको 30 नंबर अकेले देके जाएगा, ठीक है। कितना नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे साथी? 30 नंबर देके जाएगा। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इम्पॉर्टेंट के साथ में मोस्ट, ठीक है, मोस्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें भी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, देखो अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू FMS करोगे, यानी FMS क्या है उसको समझाओगे, फिर एडवांटेज भी लगे यहाँ समझाओगे, और लिमिटेशन। भले FMS के बारे में पूछा है लेकिन इतना आपको लिखना है मेरी तरफ से, ठीक है। और फीचर भी इसमें ऐड करना है, यानी एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ों को डालना है। अगला अगर क्वेश्चन बनता है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी और मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तब अलग से आपको लिखना है। वरना अगर मैं 3 टॉपिक की बात करूँ, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो ये 5 नंबर में आपको लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखें, नंबर तभी मिलना है। तो इस क्वेश्चन को तो आप 1111% मान सकते हो कि आना ही आना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। FMS पूछेगा ही पूछेगा, चाहे जैसे पूछ लेगा एडवांटेज और लिमिटेशन, लेकिन आपको पूरा FMS का इंट्रोडक्शन, फीचर, फिर एडवांटेज एंड लिमिटेशन लिखना है, ठीक है। और फिर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एंड मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी पूछ सकता है। क्लियर? आइए अगला हमारा है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। और FMS ना यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेगा। FMS अगला जब सेमेस्टर आएगा ना, CNC मशीन 6 सेमेस्टर, वहाँ पे भी FMS है, तो क्यों ना FMS के पढ़ लो, FMS ही पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें कुछ 6 टॉपिक हैं, जिसमें से मैं आप सभी के 2025 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो एक तो FDM मशीन है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, फिर लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसे लॉम कहते हैं। अगला हमारा है सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, ठीक है। और उसके बाद बॉल टू पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। अगला है रोबोटिक्स आएगा ही तो आपको ये रोबोट के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रोबोट का इंट्रोडक्शन, रोबोट के मोशंस, रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन और उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ही क्वेश्चन में लिखना है 5 नंबर में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, एप्लीकेशन को भी रख लेने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। 2 क्वेश्चन इसमें से बनेगा, एक तो रोबोट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा अलग से सेपरेट, ये एक क्वेश्चन बनेगा, और फिर अगला रहेगा इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, रोबोट एप्लीकेशन, मोशंस, ठीक है। तो ये है आपका कैड कैम का सिलेबस एनालिसिस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। लास्ट के 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद जिसमें सीएनसी मशीन वाला बताया उसमें सीएनसी के बारे में पढ़ो। बाकी जो 2 चैप्टर बच रहे हैं उसमें जो जो टॉपिक बताया सिर्फ उतना ही पढ़ो, आपका पूरा काम हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से लिख के दूंगा, उसको और समझना जरूरी रहेगा। तो वो जब आएगी वीडियो देखते रहना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।